Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों ये मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ है, इसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैं अपने इस मैं अपने इस चैनल पे बच्चों कॉलेज का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, यूजी और पीजी लेवल का। तो ये मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, और ये उसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, मैं स्क्यूनेस का मीनिंग आपको बता चुकी हूँ, कैसे मेजर करते हैं ये भी सिखा चुकी हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मोमेंट्स के बारे में बताया था, सारे फॉर्मूले लर्न करने का तरीका भी बताया था। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, अभी हमने एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस करनी है, दैट इज़ कर्टोसिस। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस किस तरीके से मोमेंट्स के जरिए कैलकुलेट किए जाते हैं, आज आप ये सीखेंगे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, करते हैं शुरू। तो देखो, पहले तो जो हमने काम आपको सिखाया, जो मोमेंट्स निकालने सिखाए इससे पहले वाले चैप्टर में, बेटा मैं सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले का लेक्चर आप जरूर देख के आए, अदरवाइज यहाँ पे आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी नोटेशंस को। तो आपने बेटा इससे पहले जितने भी मोमेंट्स सीखे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो हमने 4 मोमेंट्स निकाले थे, μ1, μ2, μ3 और μ4, सेंट्रल मोमेंट्स जिसको बोलते हैं, मोमेंट अबाउट बी। तो बेटा इनको ना, जब हम क्लास इंटरवल में डेटा गिवन हो, मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन हो, तो आपको पता है कि आप क्लास इंटरवल की फॉर्म आपको गिवन होती है, तो कोई भी काम करने के लिए पहले आपको मिड वैल्यूज निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये जो मिड वैल्यूज हम लेते हैं ना, ये एक एजम्पशन ही है कि हमारा सारा डेटा जो है मिड वैल्यू पे कंसंट्रेट हुआ हुआ है। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकली ये चीज़ ट्रू तो नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, मोमेंट्स निकालते समय थोड़ा सा एरर आ जाता है, जिस एरर का नाम रखा गया ग्रुपिंग एरर। वाई ग्रुपिंग एरर? क्योंकि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये एरर आता है। ठीक है, जहां क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन है, आप मिड वैल्यूज निकालते हो, उसकी वजह से ये एरर आता है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी गई, जिसका नाम था शेफर्ड्स करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर्स। ठीक है, तो अब उसका फॉर्मूला आपको सीखना है कि मोमेंट्स के अंदर जो हम मोमेंट्स निकालते हैं, μ1, μ2, μ3, μ4, इसके अंदर जो हमें करेक्शन करनी है इसको ग्रुपिंग एरर को खत्म करने के लिए, वो ये है। देखो, μ2 करेक्टेड मतलब जो हम निकालेंगे, करेक्ट वैल्यू जो निकालेंगे। ठीक है, μ2 अनकरेक्टेड मतलब जो फॉर्मूले यूज करके, जो फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको μ1, μ2, μ3, μ4 के सिखाए थे, उससे जो μ2 मिलता है वो μ2 अनकरेक्टेड है। ठीक है, उसके अंदर जो थोड़ा सा एरर है उसको खत्म करना है, उसको खत्म करके जो मुझे नया मिलेगा दैट इज μ2 करेक्टेड। राइट, तो फॉर्मूला है μ2 अनकरेक्टेड में से माइनस कर दीजिए एक फैक्टर h²/12। अब ये h क्या चीज है? ये h है बेटा क्लास साइज। मतलब जो आप क्लास इंटरवल लेते हो, क्वेश्चन के अंदर जो क्लास इंटरवल गिवन होता है उसका क्लास साइज है। क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। राइट, ऐसे ही बेटा है आपके पास μ4 करेक्टेड। ये μ2 करेक्टेड हो गया सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन, सेंट्रल मोमेंट, सेकंड सेंट्रल मोमेंट। μ4 होता है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या है, फॉर्मूला लगाना है μ4 अनकरेक्टेड माइनस, देखो h²/12 ऊपर है, यहाँ पे h²/2 है। ठीक है, फिर उसके साथ μ2 अनकरेक्टेड प्लस 7/240 h4। h फिर से क्लास साइज ही है, इन कॉन्स्टेंट्स को बेटा याद करना पड़ेगा, 7/240 और इधर h²/2। थोड़ी सी चीज बस ये देख लो कि ये जो दो फॉर्मूले बने हुए हैं, दोनों लिखे हुए हैं, इनमें सारे इवन मूवमेंट्स की टर्म आई हुई है। मतलब μ1, μ2, μ3, μ4 है, इसमें μ1 और μ3 की प्रेजेंस कहीं नहीं है, सिर्फ μ2 और μ4 में है फॉर्मूले। देखो μ4, μ4, μ2, कोई भी एक्सप्रेशन μ1 और μ3 की नहीं है। ठीक है, μ1 एंड μ3 नीड्स नो करेक्शन, उसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। μ1 तो वैसे ही 0 होता है। ठीक है, तो उसमें करेक्शन की जरूरत ही नहीं है आपको। राइट, तो ये फॉर्मूले बेटा लर्न करने हैं। जब भी क्वेश्चन शेफर्ड्स करेक्शन का आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट मतलब मोमेंट अबाउट एक्चुअल मीन। ठीक है, और फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालने हैं, तो मुझे μ1, μ2, μ3, μ4 ये निकालने के लिए उसने बोला, और ये उसने हमें डेटा दे दिया, वेरिएबल ये रहा और फ्रीक्वेंसी ये रहा। आप सब देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन। अगर ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में है तो ये कंटिन्यूस सीरीज है। फिर उसने हमसे पूछा अप्लाई शेफर्ड्स करेक्शन फॉर ग्रुपिंग एरर्स, क्योंकि कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स गिवन थे आपको, तो ग्रुपिंग एरर आ सकता है। तो उसने आपको बोला कि ग्रुपिंग एरर निकाल दीजिए, करेक्ट कर दीजिए टू करेक्ट द वैल्यूज ऑफ सेंट्रल मोमेंट। तो पहले बेटा हम μ1, μ2, μ3, μ4 निकालेंगे, और फिर जो हमने ऊपर फॉर्मूले सीखे थे शेफर्ड्स करेक्शन के, वो लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाया था
कि किस तरीके से क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन हो तो आप जो है चारों सेंट्रल मोमेंट्स निकालते हैं। तो देखो बेटा रिकॉल कर लेते हैं पहले एक बारी फॉर्मूला। पहले तो हमने क्वेश्चन जो गिवन था, हमारे को क्लास इंटरवल गिवन थे वो लिख लिए, और फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया, और ये क्या है मेरी मिड वैल्यूज, राइट। सो दीज आर माई मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू सबको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 20 प्लस 30 बाय 2, ठीक है 25। तो ये मिल गया। अब देखो बेटा मोमेंट्स निकालने के लिए या तो आप एक्चुअल मीन निकाल लो पहले एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ से, या फिर हम क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन की हेल्प ले लेते हैं। तो कोई भी एज्यूम्ड मीन सेलेक्ट कर लो आप। आपको मैंने बताया है एज्यूम्ड मीन किस में से सिलेक्ट होता है, जिसमें से माइनस करते हैं एक्स जो है आपका, इसी में से कोई बीच की वैल्यू ले लो बेटा। मैंने ले ली सपोज 55। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है, तो x माइनस 55 अपॉन एच। एच 10 क्यों आया, क्योंकि 20 टू 30, 30 टू 40 क्लास साइज क्या है 10, 10 का डिफरेंस है तो 10। तो मैंने u का कॉलम बना लिया बेटा, सबको आता है अब ये बनाना। u कैसे होता है, x माइनस ए अपॉन एच है, तो 25 माइनस 55 अपॉन 10, फिर 35 माइनस 55 अपॉन 10। तो इस तरीके से आपको पता है, एक बार पता चल जाए -3 -2 तो फिर एक एक नीचे हम कम करते चले जाते हैं, -1 0 1 2 3, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूले कैसे लर्न कराए थे बेटा आपको, मैंने कहा था कि एज्यूम्ड मीन पे निकालते हो तो μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश निकलते हैं। सेंट्रल मोमेंट निकालने हो तो फिर इनका कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे सिखाया था, अबाउट के साथ जो कुछ भी लिखा है, अब जैसे आप अबाउट ए निकाल रहे हो, अबाउट के साथ जो कुछ भी लिखा है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो x माइनस ए हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही सिखाया था फॉर्मूला, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है, हमने u को माना हुआ है x माइनस ए अपॉन एच। अब अगर h से डिवाइड किया तो h से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। फिर μ2 डैश क्या बन जाएगा, मैंने कहा था कि जो सबस्क्रिप्ट हो वही पावर बन जाती है, तो हम एफ यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाइड बाय एच आ जाए, एच स्क्वायर, ठीक, सॉरी ऐसे ही एफ यू क्यूब अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच क्यूब आ जाएगा। फिर बेटा एफ यू 4 अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच 4। यही बताया था कि जो भी मोमेंट निकालना है वही पावर बन जाती है, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी सिखाती हूँ क्वेश्चन के अंदर कि जो सिग्मा के साथ लिखा होता है स्टैट्स में उसका कॉलम बनता है। तो देखो सिग्मा के साथ क्या लिखा है, एफ यू लिखा हुआ है ना, तो एफ यू का कॉलम बनेगा। μ2 डैश में देखो सिग्मा के साथ एफ यू स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एफ यू स्क्वायर का कॉलम बनेगा। μ3 डैश के साथ एफ यू क्यूब है तो एफ यू क्यूब का कॉलम बनेगा, ऐसे ही एफ यू 4 का भी बनेगा बेटा। तो हमने कॉलम बना लिए, देखो एफ यू, यू क्रिएट हो गया था हमारा, एफ यू निकालना है तो एफ और यू को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो मैंने निकाला 5 इंटू -3 -15, 14 2 28। इस तरीके से आपने एफ यू के कॉलम का टोटल निकाल लिया। फिर एफ यू स्क्वायर कैसे निकलेगा, एफ यू को यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रहा एफ यू का कॉलम और ये रहा यू का कॉलम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो -3 इंटू -15 45 आ गया। इस तरीके से सारे मल्टीप्लाई कर दिए। अब चाहिए एफ यू क्यूब। एफ यू क्यूब क्या होगा बेटा, एफ यू स्क्वायर को यू से करो, तो एफ यू स्क्वायर का कॉलम ये रहा बेटा जहां मेरी पेंसिल है, और यू का कॉलम ये रहा, तो एफ यू स्क्वायर को यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ यू क्यूब आ गया। एफ यू 4 निकालने के लिए एफ यू क्यूब को एफ यू के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। सबके टोटल्स निकाल लिए आपने, राइट। तो अब आप क्या करोगे, चलिए अब इनका μ1 निकालना शुरू करते हैं, वैल्यू डालो। देखो μ1 डैश का फॉर्मूला लिखा, क्या आया, समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। आपका एफ ये टोटल है समेशन एफ यू, ये है बेटा एफ यू स्क्वायर, दिस इज एफ यू क्यूब, दिस इज एफ यू 4, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू डाली आपने, तो एफ यू टोटल 0 था तो 0 आ गया। तो आप देख रहे हो μ1 डैश आपका 0 आ गया। अगर बेटा μ1 डैश 0 आ गया, इसका मतलब एज 55 जो आपने एज्यूम किया था वो क्या था, एक्चुअल मीन ही था, क्योंकि μ1 आपका 0 ही होता है। इसका मतलब ये जो निकल गए मेरे, ये अपने आप ही आपके सेंट्रल मोमेंट्स निकल जाएंगे। अगर आपका μ1 डैश 0 आ गया, इसका मतलब 55 जो था आपका एक्चुअल मीन ही था। तो आपके जो ये निकल रहे हैं ये एक्चुअल मोमेंट्स ही निकल गए, सेंट्रल मोमेंट्स ही निकल गए। ये चांस की बात है कि हमने 55 सेलेक्ट किया और वही मीन था, राइट। चलिए μ2 डैश के अंदर वैल्यूज डाली बेटा आपने, एफ यू स्क्वायर की डाल दी सिग्मा एफ इंटू एच स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आ गई। सिमिलरली बेटा μ3 डैश और μ4 डैश कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं इस तरीके के आपको, तो ये आपने चारों वैल्यूज निकाल ली, ठीक है बेटा। फिर वही बात लिखी हुई है कि सिंस द फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन बोल दो या एज्यूम्ड मीन, एक ही मीनिंग है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अबाउट एज्यूम्ड मीन 55 जो निकाला वो 0 आ रहा है, इसका मतलब 55 क्या था मेरा,
एक्चुअल मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर वो एक्चुअल मीन था तो ये सारे क्या निकल आए, ये ही मेरे सेंट्रल मोमेंट्स बन जाएंगे। तो मेरा सेंट्रल मोमेंट्स यही वैल्यूज आ गई, मतलब म्यू1 की वैल्यू 0 आ गई, म्यू2 की वैल्यू म्यू2 डैश के बराबर ही है और वो 254 आ गई, म्यू3 मेरा 540 हो गया, म्यू4 मेरा 149000 हो गया। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए, ना देख पाए कि भाई ये कैसे सेंट्रल मोमेंट बन गए, तो आप कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन कर लो इसकी। देखो हमने फॉर्मूला क्या सिखाया था, म्यू1 0, म्यू2 डैश का फॉर्मूला क्या सिखाया है, म्यू2 माइनस म्यू1 डैश स्क्वायर। डालो वैल्यू इसके अंदर, म्यू2 की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू2 डैश है ना, अच्छा सॉरी, म्यू2 इक्वल टू म्यू2 डैश, सॉरी म्यू2 इक्वल टू म्यू2 डैश, तो म्यू2 डैश कितना आ रहा है 254 माइनस म्यू1 डैश कितना था 0, तो यही वैल्यू वापस आ गई ना म्यू2 की। ऐसे ही म्यू3 में डालोगे तो बेटा उसकी भी वैल्यू सेम ही आ जाएगी। ना दे ऑब्जर्व कर पाओ तो निकाल लेना कन्वर्जन फॉर्मूले से, वही आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये चारों मेरे सेंट्रल मोमेंट्स निकल गए। अब इसमें मुझे करेक्शन निकालनी है, शेफर्ड्स करेक्शन। तो मैंने पहले जो ऊपर फॉर्मूला आपको सिखाया, मैंने वो फॉर्मूला लिख लिया। आई की जगह यू कैन पुट एच हेयर, क्योंकि हम एच यूज कर रहे हैं क्लास इंटरवल में। ठीक है बेटा, म्यू2 अनकरेक्टेड जो ऊपर निकले ये म्यू2 अनकरेक्टेड है बेटा। देखो म्यू2 कितना निकला है 254, तो मैं 254 लिखूंगी। तो 254 माइनस एच की वैल्यू कितनी निकली है 10। ठीक है, क्यों निकली है, क्योंकि क्लास इंटरवल के अंदर 10 का डिफरेंस था, 10 to 20, 20 to 30, तो 10 हो गया मेरा स्टेप फैक्टर या क्लास साइज। तो 10 स्क्वायर बाय 12। ठीक है, आप 10 का स्क्वायर करोगे 100, 100 को 12 से पहले डिवाइड कर लेना, जो नंबर आए उसको 254 में से माइनस कर देना। तो मेरी एक्चुअल जो म्यू2 वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी आफ्टर करेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा करेक्शन मांगी जाए ना आपसे तभी करेक्शन करनी है। अगर क्वेश्चन है सिर्फ सेंट्रल मोमेंट्स निकाल दो, तो जैसे आपको सिखाए हैं म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 वैसे ही निकालने, उसमें फिर अपने आप करेक्शन नहीं लगानी है। करेक्शन अगर क्वेश्चन में बोले कि करेक्शन करो तो करना। ठीक है, फिर बेटा हमने म्यू4 करेक्टेड का फॉर्मूला लिखा, म्यू4 अनकरेक्टेड माइनस दिस वन, इसमें वैल्यू डाल दो। देखो म्यू4 अनकरेक्टेड जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया ये रहा, म्यू4 149000। ठीक है, म्यू2 अनकरेक्टेड क्या था मेरा 254, एच की वैल्यू 10, राइट। इसके अंदर ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरा म्यू2 करेक्टेड और म्यू4 करेक्टेड, और आपको पता है म्यू1 और म्यू3 में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो बेटा इसी तरीके, मतलब जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए थे, वो सारे क्वेश्चन के बाद वो लास्ट में क्लास इंटरवल की फॉर्म में हो तो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा लंबा करने के लिए लिख देते हैं कि आप म्यू2 और म्यू4 करेक्टेड भी निकाल दो। बस इतना सही है कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप देखो मैंने मोमेंट्स निकालने तो सिखा दिए, पर मोमेंट्स किस तरीके से स्क्यूनेस और कर्टोसिस मेजर करने के काम आते हैं। ठीक है, और कर्टोसिस है क्या, अब वो सीखेंगे। तो बेटा देखो आपको म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 मैंने सारे सिखा दिए। ठीक है, अब इनका देखो हमें इतना पता है कि म्यू1 की वैल्यू 0 होती है और म्यू2 मेरा वेरिएंस होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया आपको। ठीक है, और V1 मोमेंट अबाउट 0 जो था वो आपका अर्थमेटिक मीन था, यही सिखाया था ना आपको मैंने लास्ट क्लास में, ये 3 चीजें सिखा दी थी। स्क्यूनेस कैसे मेजर होती है वो नहीं सिखाया। अब देखो स्क्यूनेस के लिए ना बेटा 2 कांस्टेंट्स निकाले जाते हैं, एक बीटा1 और एक गामा1। ठीक है, 2 कांस्टेंट्स है जो स्क्यूनेस मेजर करने के काम आते हैं। पहले तो बीटा1 का फॉर्मूला देखो कैसे लिखना है, ये फॉर्मूला है बेटा बीटा1 का। इसको याद करने का तरीका देख लो बेटा, पहले आप म्यू और म्यू लिखना, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे म्यू म्यू। फिर देखो बीटा1 लिख रहे हो ना, तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। ठीक है, 1 2 3। अब 2 है तो पावर 3 है और 3 है तो पावर 2 है। समझ आ गई बात, मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। देखो जरा कैसे याद करना है, बीटा1 लिखना है ना आपको, पहले फ्रैक्शन बनाओ और ऊपर और नीचे म्यू म्यू लिख लो। ठीक है, फिर ये देखो ऐसे बीटा1 है 1, फिर 1 के बाद 2 आता है तो 2 लिखा, 2 के बाद 3 आता है तो हमने 3 सबस्क्रिप्ट बना दिया। ठीक है, फिर बेटा अगर सबस्क्रिप्ट 2 है तो पावर 3 है और अगर सबस्क्रिप्ट 3 है तो पावर 2 है। ठीक है, इस तरीके से बीटा1 का बेटा फॉर्मूला लर्न कर लो, राइट। तो बीटा1 का फॉर्मूला लर्न कर लिया, और एक गामा1 का याद करना है। गामा1 का फॉर्मूला होता है बेटा रूट बीटा1, अंडर रूट ऑफ बीटा1। ठीक है, अब ये है क्या और किस काम आ रहे हैं ये सुन लो। देखो बेटा पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो आप जरा, इसका थ्योरी का ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो। ठीक है, स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स में ये लो। ठीक है, फॉर्मूला भी मिल गया, और ये देखो मैं समझा देती हूँ क्या लिखा है। आपने देखा बीटा1 का फॉर्मूला मैंने लर्न करा दिया आपको। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि बीटा1 जो है स्क्यूनेस मेजर करने के काम आता है। कैसे काम आ रहा है और क्यों क्या काम नहीं आ पा रहा, दोनों बातें सुन लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो आपको सबको पता है कि बीटा1 के अंदर म्यू2 डिनोमिनेटर है,
म्यू2 क्या होता है? वेरिएंस होता है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। इसका मतलब वेरिएंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इस क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। जो भी चीज स्क्वायर के फॉर्म में होती है वो कभी नेगेटिव होती नहीं। इसलिए म्यू2 जो है, म्यू2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, म्यू2 हमेशा पॉजिटिव हो गया। आपने देखा, और इसका नीचे डिनोमिनेटर में क्यूब हुआ है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अगर डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव तो अब न्यूमरेटर देखते हैं। देखो न्यूमरेटर में क्या है? म्यू3 स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में वैसे स्क्वायर आ गया। बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर, जो भी चीज बेटा स्क्वायर है किसी भी नंबर की, नेगेटिव नंबर की हो चाहे पॉजिटिव नंबर की, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। म्यू3 स्क्वायर बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर भी हमेशा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब β1 तो कभी नेगेटिव मेरा आ ही नहीं सकता। β1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर β1 हमेशा पॉजिटिव है तो फिर स्क्यूनेस तो मेजर हुई नहीं। स्क्यूनेस में हम क्या लिखते आ रहे थे कि अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। हमने तो अभी तक यही सीखा था। एस तो बाउलीज कोफिशिएंट में भी ये सीखा, कार्ल पियर्सन में भी यही सीखा, और इधर हम कह रहे हैं कि β1 तो मेजर करने के काम आ रहा है। पर ये तो इसकी लिमिटेशन बन गई। लिमिटेशन मतलब इसकी शॉर्टकमिंग है β1 की, कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब β1 सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा स्क्यूनेस का। β1 का जो भी आंसर आएगा ना बेटा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यूनेस होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। इट कैन नेवर गिव यू द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए लिमिटेशन क्या है β1 की, तो आप बोलेंगे कि ये सिर्फ डायरेक्शन दे पाता है स्क्यूनेस की, और सॉरी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे पाता है स्क्यूनेस का, ये डायरेक्शन नहीं दे पाता। ये इसकी लिमिटेशन है। हाँ, अगर β1 की वैल्यू 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सिमेट्रिकल है। आपको पता है स्क्यूनेस अगर खत्म हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाता है, क्योंकि स्क्यूनेस का मतलब ही डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री होता है। ठीक है बेटा, तो आपको नटशेल में क्या बात याद रखनी है कि β1 सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यूनेस देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। और डायरेक्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर कोई लिमिटेशन पूछ ले तो इसकी लिमिटेशन यही है कि ये डायरेक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, फिर अगर ये डायरेक्शन नहीं दे रहा तो फिर डायरेक्शन कैसे निकाले? तो उसके लिए हम एक नया कांस्टेंट लेके आते हैं इसको रिमूव करने के लिए, दैट इज गामा1। तो गामा1 का फॉर्मूला है बेटा रूट β1। अब β1 का फॉर्मूला क्या था? देखो इधर β1 का फॉर्मूला कैसे याद कराया है? म्यू1 है तो 2 3, फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अगर मुझे रूट β1 निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे? इसका अंडर रूट ले लोगे ना। ठीक है, इसका रूट लोगे तो क्या होगा? ऊपर वाला म्यू3 2 इंटू 1/2 हो गया, और ये हो गया म्यू2 3/2। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा इस गामा1 के अंदर ये भी आपको स्क्यूनेस का मेजर दे देगा, ये भी आपको स्क्यूनेस का मैग्नीट्यूड दे देगा। आप देखिए जरा डायरेक्शन दे पाएगा कि नहीं। तो देखो बेटा नीचे डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में म्यू2 3/2 की टर्म है ना। म्यू2 तो होता है वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका मतलब म्यू2 तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर की जो मर्जी पावर रेस कर लो, 3/2 4/2 5/2 जो मर्जी पावर रेस कर लो, वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर गामा1। ठीक है, बट ऊपर देखो क्या है, ऊपर है न्यूमरेटर में आपकी बारी म्यू3। म्यू3 बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है हमारा। ठीक है ना, तो इसका मतलब गामा1 पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। और गामा1 का साइन किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ म्यू3 के साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन में अगर म्यू3 पॉजिटिव आ जाए तो गामा1 भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। अगर म्यू3 लेस देन 0 आ जाए तो गामा1 भी लेस देन 0 होगा और डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर म्यू3 0 आ गया तो गामा1 भी 0 हो जाएगा आपका और डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, क्वेश्चंस में भी काम आएगी। राइट, चलो अब बेटा मैं आपको एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कर्टोसिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो बेटा स्क्यूनेस ने बताया था कि आप सिमेट्री से कितना दूर है। ठीक है, स्क्यूनेस ऐसे थी, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर मीन मीडियन मोड तीनों बराबर थे। ठीक है, अगर ये बराबर ना हो, मान लो मीन इधर आ जाए, मीडियन इधर हो, मोड इधर हो, तो आपका पॉजिटिव स्क्यूड है। मीन अगर पॉजिटिव साइड पे तो पॉजिटिव स्क्यूड है, मीन अगर लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या नेगेटिवली स्क्यूड है। मतलब स्क्यूनेस एक्स एक्सिस पे मेजर हो रही थी। ठीक है ना, कर्टोसिस में सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। कर्टोसिस में सारा खेल पीक का है कि ये कितनी ऊंची पीक है, मतलब वाई एक्सिस पे मेजर हो रही है कर्टोसिस। ठीक है, देखो क्या मीनिंग है, 3 टर्म याद करनी है। पहले तो कर्टोसिस का मतलब पीक,
या बल्जीनेस, ठीक है। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस इन द रीजन अबाउट द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब कितनी ज्यादा पीक है और उसको बोलेंगे हम कर्टोसिस, कितनी ज्यादा पीक है कितनी कम पीक है, ठीक है। स्क्यूनेस में आप एक्स एक्सिस पे मेजर करते हो, कर्टोसिस में आप किस पे मेजर करते हो बेटा, वाई एक्सिस के ऊपर, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितनी पीक है उसको बोलते हैं। तो कर्टोसिस का मीनिंग होता है ग्रीक में बल्जीनेस, राइट। तो इसकी डेफिनेशन की फोटो ले लो बेटा। अब देखो कर्टोसिस बेटा 3 तरीके की है, जैसे स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है, नेगेटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है, ऐसे कर्टोसिस जो है 3 तरीके का है, लेप्टोकर्टिक कर्व, प्लैटिकर्टिक कर्व और मीसोकर्टिक। देखो बेटा जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें स्क्यूनेस 0 थी, ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में मीसोकर्टिक कर्व होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो अपने आप में मीसोकर्टिक कर्व होता है। अब आप इसको डायग्राम से समझोगे बेटा क्या मीनिंग है। देखो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वो पॉइंट है जहां मीन मीडियन मोड तीनों बराबर है, ठीक है, राइट। अब अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर पीक ना इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी ऊपर चली जाए, ठीक है, गलत ड्रॉ हो गया, अगर मेरी पीक जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी ऊपर चली जाए, राइट, ठीक, तो इसको बोलेंगे लेप्टोकर्टिक कर्व। लेप्टोकर्टिक कर्व मतलब अगर आपका पीक जो है वो मीसोकर्टिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये रहा मीसोकर्टिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज्यादा मोड निकल आए, मतलब ऊपर की तरफ पीक चला जाए उसका, तो उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व। और अगर आपका पीक मीसोकर्टिक कर्व से यानी कि नॉर्मल है, नॉर्मल कर्व से नीचे चला जाए, मतलब फ्लैट ज्यादा हो गया, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो पीक ज्यादा होगी, शार्पनेस ज्यादा होगी, नीचे की तरफ आ जाए इसको, तो इसको बोलते हैं प्लैटिकर्टिक कर्व, ठीक है। तो आपको सीधी बात याद रखनी है कि नॉर्मल कर्व से ऊपर चला गया कर्व तो लेप्टोकर्टिक, नॉर्मल कर्व से नीचे आ गया तो प्लैटिकर्टिक, ठीक है। प्लैटिकर्टिक फ्लैट ज्यादा होता है, ठीक है, ये नैरो ज्यादा होगा, इसकी पीकनेस ज्यादा होती है, मोर पीक्ड, राइट। तो बेटा इन वर्ड्स का मीनिंग देख लो, आप यहां से फोटो ले लो। इफ अ कर्व इज मोर पीक देन द नॉर्मल कर्व, लेप्टोकर्टिक, लेस पीक देन प्लैटिकर्टिक, और नॉर्मल कर्व इटसेल्फ इज कॉल्ड मीसोकर्टिक, ठीक है बेटा। तो ये इसका ग्राफ बन गया आपका, राइट। अब हमें क्वेश्चन आता है कि ये बताओ ये लेप्टोकर्टिक है, मीसोकर्टिक है या प्लैटिकर्टिक है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालें, देखो बेटा आपने स्क्यूनेस मेजर करनी थी तो आपने निकाला बीटा 1 और गामा 1, कर्टोसिस मेजर करनी है तो निकालेंगे बीटा 2 और गामा 2, राइट। अब बीटा 2 और गामा 2 के फॉर्मूले देखो क्या होते हैं, बीटा 1 और गामा 1 का याद करा दिया ना, बीटा 2 और बीटा इसका देखो बेटा याद रखना, बीटा 2 इवन नंबर है ना, तो इसके अंदर ना इवन मोमेंट्स का इस्तेमाल होगा, इसके फॉर्मूले में सारे इवन नंबर है। देखो सबसे पहला इवन मोमेंट कौन सा होता है 2 और दूसरा कौन सा होता है 4, तो μ2 और μ4 का इस्तेमाल होगा, ठीक है, याद रखनी है। कर्टोसिस में बीटा 2 निकाला, बीटा 2 खुद एक इवन नंबर है, इसके फॉर्मूले में सारे इवन नंबर है, तो μ2 और μ4 लगा दिया। अब देखो 2 वाले की पावर 2 करो तभी 2 2 जा 4, ऊपर वाला 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लो। दोबारा देखिए कैसे याद करना है, पहले फ्रैक्शन बनाइए μ/μ जैसे आपने बीटा 1 में बनाई थी, ठीक है, फिर याद करना है कि बीटा 2 के अंदर इवन मोमेंट्स का इस्तेमाल है, तो 2 4, ठीक है, फिर 2 वाले की पावर 2 करेंगे तभी 2 2 जा 4 के ऊपर वाला बनेगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये था बेटा बीटा 2 का फॉर्मूला, और गामा 2 का फॉर्मूला होता है बीटा 2 - 3, ठीक है। अब 3 क्यों होता है अभी थोड़ी देर में बता देती हूँ। देखो अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन मीसोकर्टिक होता है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ कर्व आएगा तो इसका मतलब बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 हो गई, ठीक है ना। अगर नीचे की तरफ आता है तो कर्व क्या होता है प्लैटिकर्टिक, तो बीटा 2 लेस देन 3 हो तो प्लैटिकर्टिक, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 हो तो लेप्टोकर्टिक, ठीक है। 3 से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बीटा 2 की वैल्यू 3 होती है, क्लियर। तो आपको याद है अगर नॉर्मल से नीचे कर्व चला जाता है तो प्लैटिकर्टिक, नॉर्मल से ऊपर हो तो लेप्टोकर्टिक, तो लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 आपका यहां से आ गया, ठीक है बेटा। तो ये रहा बीटा 2 का फॉर्मूला, और नीचे गामा 2 का भी देख लो, गामा 2 है बीटा 2 - 3। अब आप सब देख सकते हो बीटा 2 अगर इक्वल टू 3 हो गया तो गामा 2 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट मीसोकर्टिक। अगर बीटा 2 लेस देन 3 हुआ तो ये गामा 2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, तो आपका नेगेटिव आते प्लैटिकर्टिक, और बीटा 2 ग्रेटर देन 3 हुआ तो गामा 2 पॉजिटिव रह जाएगा, तो लेप्टोकर्टिक, ठीक है बेटा। तो इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो फॉर्मूलों का भी ले लो और वैल्यूज का भी ले लो, क्लियर। अब बेटे क्वेश्चंस देखते हैं, देखो जरा
द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द वैल्यू 4, अबाउट द वैल्यू 4, 4 के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम कि 4 क्या है, तो ये कौन क्या दिए हुए हैं आपको, अबाउट एनी आर्बिट्ररी ओरिजिन दिया हुआ है, या अबाउट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, या एज्यूम्ड मीन। इसका मतलब ये चारों क्या दिए हुए हैं, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि मैडम ये सेंट्रल मोमेंट्स हैं या ये डैश वाले हैं, तो आप देख सकते हो अगर ये सेंट्रल मोमेंट होते तो μ1 जीरो होता, क्योंकि μ1 की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अब ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये सेंट्रल मोमेंट्स तो है नहीं। ठीक है, तो मेरे को ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश, और ये 4 क्या बन गया मेरा, एज्यूम्ड मीन a = 4 बन गया क्वेश्चन में। ठीक है, फिर देखो आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द 4 सेंट्रल मोमेंट। तो अब तो उसने मांगी सेंट्रल मोमेंट लिए आपसे, तो नेचुरल सी बात है कि ये डैश वाले गिवन है, वो आपसे कन्वर्जन फॉर्मूले मांगकर सेंट्रल मोमेंट्स मांग रहा है। तो बेटा सेंट्रल मोमेंट के फॉर्मूले लास्ट चैप्टर में याद करा दिया आपको, लास्ट लेक्चर में। देखो μ1 की वैल्यू 0 होती है, मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। देखो μ1 0 होता है, मैंने कैसे याद कराया था, पहले लिख लो μ2, μ3 और μ4, फिर मैंने कहा था इक्वल टू के बाद इन्हीं का डैश लिख लो, μ2, μ3 डैश, μ4, जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो उसका डैश लिख लो। फिर लास्ट की टर्म सबकी μ1 डैश होती है, तो μ1 डैश सबकी लास्ट की टर्म लिख लो। फिर आपको बताया था अगर μ2 है तो इसकी पावर भी 2 है, μ3 है तो पावर 3, μ4 है तो पावर 4 है। फिर मैंने आपको कहा ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन लगाओ, ये सब मैं करा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, बताया था μ4 है तो इसकी एक्सप्रेशन में 4 वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, फिर देखो आपको बताया एक एक सबस्क्रिप्ट कम करो। देखो μ3 डैश है, फिर आएगा μ2 डैश, μ4 डैश है तो μ3 डैश, μ2 डैश, और सबके साथ बीच वाली टर्म से μ1 डैश मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली के साथ μ1 डैश स्क्वायर करो। ठीक है, फिर कांस्टेंट क्या थे, 132 और 1463, यही सिखाया था। जिस बच्चे को नहीं समझ आया लास्ट का लेक्चर देख के आओ, मैंने फॉर्मूले लर्न कराए हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा देखो μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूले आपको लर्न करा दिए, सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। राइट, तो सब बच्चे पॉज करिए, अपने आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आप वैल्यूज डालिए, फॉर्मूला लर्न करके अच्छे से लिखिए जैसे सिखाया है, और निकाल कर अपना आंसर मैच करो जो ये स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये चारों मोमेंट्स आपके निकल गए सेंट्रल मोमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड मीन। मीन कौन देता था, क्या बताया था मैंने, मीन कौन देता है, V1। V1 का फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको, a प्लस μ1 डैश। a बेटा क्वेश्चन में 4 है, μ1 डैश माइनस 1.5 है, तो आपने माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 2.5। ठीक है, तो ये क्या निकल आया, मेरा मीन निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं और क्या मांगा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किसको याद है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, बताओ, CV। CV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, यही फॉर्मूला है। मीन निकल आया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। इफ यू कैन रिकॉल, मैंने अभी अभी कितनी बारी बताया कि μ2 जो होता है वो वेरिएंस होता है, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, और μ2 हमारे पास आ चुका है, ये रहा। μ2 की वैल्यू कितनी आई है, 14.75। ठीक है, तो 14.75 बन गया बेटा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 14.75 का अंडर रूट। ठीक है, तो आप 14.75 का रूट जो है कैलकुलेटर से निकाल लो। मीन कितना दिया है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी वैल्यू आएगी ये आपका CV होगा। ठीक है बेटा, यहां से देख लो मैंने निकाला हुआ है, सब बच्चे देख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ रहा है 153.6। राइट, परसेंटेज की फॉर्म में होता है, आप परसेंटेज लगा देना। तो ये मेरा CV निकल आया। राइट, ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। फिर उसने पूछा वैल्यू ऑफ β1 निकालो, चलो β1 निकाल लेते हैं। β1 का फॉर्मूला कैसे याद कराया, देखो β1 मैंने कहा पहले फ्रैक्शन बनाओ, ऊपर नीचे म्यू और म्यू लिखो, फिर 1 है तो 2 और 3, फिर 2 है तो पावर 3, 3 है तो पावर 2। अब बेटा μ2 भी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, μ3 भी निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और β1 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, β1 निकल आया, और देखते हैं क्या निकालना है क्वेश्चन में। राइट, अब देखो कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जब भी क्वेश्चन मोमेंट्स का हो और आपसे वो कहने कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमेशा आपको β1, β2, γ1, γ2 ये वैल्यूज निकालनी है और स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में बताना है। नेचर में हमेशा स्क्यूनेस और कर्टोसिस बतानी है। स्क्यूनेस में पॉजिटिव है या नेगेटिव, कर्टोसिस है तो लेप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि β1 आपको क्या बताता है, मेजर ऑफ
स्क्यूनेस, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड, तो हम लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यूनेस क्या है 0.702। डायरेक्शन बीटा 1 से मिलती नहीं, डायरेक्शन किससे मिलती है, गामा 1 से निकलती है, तो या तो गामा 1 की वैल्यू निकाल लो रूट बीटा 1, ठीक है, तो 0.702 रूट निकाल लो। और आपको क्या बताया था, गामा 1 के फॉर्मूले में μ3 से पता चलता है, μ3 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड। तो μ3 देख लेते हैं ऊपर क्या है, देखो हमारा μ3 ये रहा क्वेश्चन में 39.75 जो हमने निकाला। तो μ3 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है बेटा। तो आप क्या लिखोगे, μ3 पॉजिटिव आ रहा है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो स्क्यूनेस पे तो कमेंट कर दिया, अब किस पे कमेंट करना है, कर्टोसिस पे। कर्टोसिस का फॉर्मूला बीटा 2 और गामा 2 दोनों में से कोई भी निकाल लो। बीटा 2 निकाला μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, आपके पास μ2 भी है बच्चे, μ4 भी है, आपने डाली वैल्यू और आपने कैलकुलेट कर दिया, आपका बीटा 2 आ गया 0.654। हमने आपको कहा कि बीटा 2 लेस देन 3 आ जाए तो प्लेटिकर्टिक, इक्वल टू 3 आ जाए तो मीजोकार्टिक, ग्रेटर देन 3 आ जाए तो लेप्टोकार्टिक। तो हमारी वैल्यू बेटा लेस देन 3 आ गई तो हम बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक है, ठीक है बेटा। इस तरीके से स्क्यूनेस और कर्टोसिस को वो निकालने के लिए बोल देते हैं बेस्ड ऑन मोमेंट्स। तो आपको बेटा मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या निकाल कर देती है, राइट। चलिए और देखते हैं कुछ वैल्यूज क्वेश्चन इसके ऊपर। देखो, इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड एंड मीडियन आर दिस। देखो मीन दे दिया 25, मोड दे दिया 22 और मीडियन दे दिया 28। तो ये पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। देखो जरा, अगर इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो 22 यहाँ होगा, 25 यहाँ होगा, 28 यहाँ होगा, तो ये तो हो गया मीडियन, मोड हो गया ये रहा यहाँ पे, और मीन हो गया मेरा यहाँ, ठीक है। और ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है तो मैंने आपको बताया मीन से देखा करो, मीन नेगेटिव साइड पे होना चाहिए था। तो मीन अगर लेफ्ट साइड पे होता तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड होता। तो हमारी स्टेटमेंट गलत है। हम क्या लिखेंगे इसका रीजन कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन छोटा होना चाहिए, यहाँ पर मीन बड़ा दे रखा है, ठीक है। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज लेस देन मोड, बट यहाँ पे आपको मीन ग्रेटर देन मोड दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी बीटा 1 की +1, तो बीटा 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। बीटा 2 दे दिया +4, वेरिएंस दे दिया 9, आपसे पूछा μ3 और μ4। बेटा जो वैल्यूज गिवन है उसमें फॉर्मूला लिखो और वैल्यू डाल दो। देखो बीटा 1 का फॉर्मूला यही है μ2 क्यूब, ये वाला μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। बीटा 1 1 दे रखा है, बीटा 1 के नीचे 1 लिख दो, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है आपको पता है, μ2 होता है वेरिएंस, ठीक है। तो μ2 वेरिएंस है, वेरिएंस कितना दे रखा है 9, तो μ2 की वैल्यू डाल दी आपने 9, तो 9 का क्यूब आ गया और ऊपर आ गया μ3 स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। यहां से आपने μ3 की वैल्यू निकाल ली बेटा 27, ठीक है। μ3 की वैल्यू निकल आई, हमारे को क्वेश्चन में μ3 पूछा था। अब मुझे क्या निकालना है μ4। आपको पता है μ4 का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, बीटा 2 पे, तो बीटा 2 के फॉर्मूले से μ4 निकाल लो। ये लो बीटा 2 का फॉर्मूला μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, तो बीटा 2 की वैल्यू डाल दी। μ2 क्या होता है, ये देखो ये μ2, ये क्या है अपने आप में वेरिएंस है, ठीक है। तो वेरिएंस की वैल्यू डाल दी और μ4 निकाल लिया। मैं बार बार बच्चों थोड़ी सी बातें आपको याद करा रही हूँ, इनको याद कर लोगे तो पूरा चैप्टर आराम से निकलेगा आपका। देखो μ1 हमेशा 0, μ2 हमेशा वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। और आपका बीटा 1 ये स्क्यूनेस मेजर करने के काम आ रहा है, गामा 1 स्क्यूनेस, राइट। बीटा 2 गामा 2 कर्टोसिस के लिए काम आएंगे, ठीक है। और क्या एक V1 का फॉर्मूला होता है a प्लस μ1 डैश, ये एक्चुअल मीन निकाल कर देता है आपको। बस इतनी सी बातें याद कर लो क्योंकि इनका अपना फिजिकल मीनिंग है। तो फॉर्मूले आपको लर्न करने का तरीका सिखा दिया, तो क्वेश्चन जब भी इंटरप्रिटेशन का हो तो इनसे निकलेगा आंसर, ठीक है। कम से कम ये बात सब बच्चों को याद हो, μ2 वेरिएंस होता है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन उन्होंने किस फॉर्म में दे दिया, उसने दिया n की वैल्यू दी, fd दिया, fd स्क्वायर, fd क्यूब, fd 4 एंड द कॉमन फैक्टर c इक्वल टू 3। कॉमन फैक्टर मतलब स्टेप फैक्टर, यानी कि क्लास साइज या h या i कुछ भी बोल दो, ठीक है। आपसे क्या पूछा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्लेटिकर्टिक है कि नहीं है। अगर बात प्लेटिकर्टिक की हो रही है तो इसका मतलब मुझे μ2 और μ4 चाहिए, क्योंकि प्लेटिकर्टिक बीटा 2 और गामा 2 से निकलता है, जो कि इवन मोमेंट से निकलेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर d भी लिखा है क्वेश्चन में, अगर d लिखा और साथ में कॉमन फैक्टर c दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है,
म्यू वन डैश म्यू टू डैश का फॉर्मूला है ये, क्योंकि एक्चुअल मीन का तो है नहीं जब डी लिखा है तो, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सी इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अगर ये ना देता तो हम सिर्फ एफ डी वाले फॉर्मूले से करते, फिर ये सी ना डालते। तो आपको ये फॉर्मूले सिखा रखे हैं मैंने कि म्यू वन डैश है तो पहले एफ डी अपॉन एफ लिख लिया, अगर क्लास फैक्टर से क्लास साइज से डिवाइड किया हुआ तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर म्यू टू डैश है तो पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे क्यूब का और 4 का। तो जो वैल्यू बेटा क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप कैलकुलेट करो, फॉर्मूले बता दिए आपको मैंने कौन से लगेंगे। अब एफ डी स्क्वायर एफ डी क्यूब एफ डी 4 की वैल्यू डालो और फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकालो, क्लियर। अब उसने पूछा प्लैटिकटिक, तो प्लैटिकटिक वर्ड देखते के साथ आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए बीटा 2 का। बीटा 2 क्या है, कैसे याद कराया, म्यू अपॉन म्यू लिखो, इसके फॉर्मूले में सारे इवन मोमेंट्स होंगे, तो 2 इधर 4 इधर, फिर 2 2 जा 4 होता है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो मुझे म्यू 2 और म्यू 4 निकालने बेटा। म्यू 2 और म्यू 4 क्या होते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स हैं। तो फॉर्मूला कन्वर्जन वाला यूज करके म्यू 2 और म्यू 4 निकालो। तो म्यू 2 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर। ये रहा म्यू 1 डैश, ये रहा म्यू 2 डैश, वैल्यू डाल दो 87.3 माइनस 0.45 का स्क्वायर, यहां से म्यू 2 निकल आया। फिर बेटा म्यू 4 का फॉर्मूला यही है, म्यू 4 का देखो स्क्रीन पे, ये रहा म्यू 2 और ये रहा म्यू 4, इनके वैल्यू डाली म्यू 4 की, ठीक है। तो आपका म्यू 4 निकल आया। फिर बीटा 2 के फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, ठीक है बेटा। आ गई बात समझ में। बीटा 2 की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 3 आ गई तो प्लैटिकटिक, ग्रेटर देन 3 आई तो लेप्टोकटिक, इक्वल टू 3 आई तो मीजोकटिक। तो हमने देखा हमारी बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 आ गई, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटिकटिक है, ठीक है बेटा। इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, राइट। और देखते हैं बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा, क्वेश्चन आंसर का ले लो, ठीक है, ये लो, राइट। वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करो अपने आप। चलिए नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी है, 3 दी है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन का मतलब म्यू 4, क्या वैल्यू होगी म्यू 4 की, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज मीजोकटिक। अगर मीजोकटिक है तो कर्टोसिस वर्ड आते ही बीटा 2 माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। अब मीजोकटिक है तो बीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब म्यू 2 क्या होता है, म्यू 2 क्या होता है, रिकॉल करिए, अभी अभी बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3, तो वेरिएंस कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे म्यू 2 की वैल्यू 9 डाल के म्यू 4 निकाल लो। सच अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। अगर मीनिंग पता होगा आपको मीजोकटिक का क्या है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है ये, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट, क्लियर। चलिए और देखें, ये देखो क्वेश्चन क्या है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इससे पहले के चैप्टर्स में भी कराए हैं, ठीक है। देखो ये जब ऐसे लिखा हो x माइनस 98, कुछ भी लिखा हो, या x माइनस 98 अपॉन 10 टाइप, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जब कुछ नहीं मालूम तो ये क्या है, d मान लो इसको। तो हमने बेटा d मान लिया x माइनस 98 को, d का फॉर्मूला x माइनस a, तो मेरा एज्यूम्ड मीन क्या आ गया, 98, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, देखो ये हो गया सिग्मा d, कितना आ गया 50, और ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर, तो सिग्मा d स्क्वायर कितना आ गया 1970। दिस इज d क्यूब, तो सिग्मा d क्यूब आ गया 2948। बेटा जब भी क्वेश्चन में ऐसे x माइनस कुछ लिखा हो और उसके बारे में पता ना हो तो x माइनस a मान लो उसको और वो d बन जाएगा। ऐसे ही बेटा ये मिला हुआ है समेशन d4। फिर क्या पूछा आपसे, प्लैटिकटिक है कि नहीं, प्लैटिकटिक, कर्टिक वर्ड आते ही बीटा 2 निकालना है। बीटा 2 का मतलब म्यू 4 और म्यू 2 चाहिए, ठीक है। और दिए क्या हुए हैं, हमें दिया क्या हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है और अबाउट एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है, तो हमें सेंट्रल मोमेंट्स पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। फॉर्मूले याद है सब बच्चों को, म्यू 1 डैश का सिग्मा डी अपॉन एन, म्यू 2 डैश है तो पावर 2, म्यू 3 डैश है तो पावर 3, म्यू 4 है तो पावर 4। ये सारी वैल्यूज डाली बेटा, एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको मिल गई। अब वो आपसे कन्वर्जन फॉर्मूले लगवाएगा, ठीक है ना। कन्वर्जन फॉर्मूला लगाया, सबको फॉर्मूले लर्न करा दिए लास्ट लेक्चर में, ये इससे पहले की वीडियो में, ठीक है। बार बार देखो, मैंने आपको बोला था कि यही सेंट्रल मोमेंट के जो कन्वर्जन फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में।
और जनरली बेटा वो ना ऐसा ही डेटा देते हैं, वो जनरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के लंबी सी टेबल नहीं बनवाते आप लोगों से, वो क्वेश्चन मुश्किल है आने, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो बेटा कन्वर्जन फॉर्मूले लगाकर सारे सेंट्रल मोमेंट्स निकाल लेना, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, अपने आप सब बच्चे ट्राई करें इसको, राइट। फिर बीटा 2 की वैल्यू निकाल लो। अब आप देख सकते हो बीटा 2 लेस देन 3 आया तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटिकर्टिक होगा। क्लियर बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बेटा कन्वर्जन फॉर्मूले जो ये याद कराए थे मैंने लास्ट लेक्चर में, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए सब बच्चों को, इसके बगैर मोमेंट्स का चैप्टर आपसे नहीं होगा, स्क्यूनेस कर्टोसिस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से सीख ले, मैंने सबको याद करने का फॉर्मूला तरीका सिखाया है, मोमेंट्स में सारे फॉर्मूले और मैंने सारे बहुत अच्छे से कराए हैं बच्चों को, ठीक है। चलो अब इसके साथ ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया बच्चों। आप लोग होमवर्क लिखो अपना, ट्राई करना ये सारे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर्स मुझे सब बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, हिंट चाहिए हो तो मुझे लिख के देना, मैं उसका भी रिप्लाई जरूर भेजूंगा, ठीक है बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ये तो लास्ट क्वेश्चन का भी ले लो, 5th क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। सो पढ़ाई करते रहो बच्चों। आई एम वाइंडिंग अप दिस चैप्टर हेयर, चैप्टर भी खत्म हो गया, लेक्चर भी खत्म हो गया, चैप्टर 3 आपका पूरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका कोरिलेशन का शुरू करूंगी, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है बच्चों। डिटेल में करेंगे, हर वेराइटी का क्वेश्चन करेंगे, आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आते होंगे अगर आप मेरे क्वेश्चंस करते हो तो। मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराती हूँ आपको डिफरेंट वैरायटी के एग्जामिनेशन पेपर से, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के निकालती हूँ, उसमें से लेके कलेक्शन फिर आपको कराती हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको हर क्वेश्चन आता होगा अगर आप मेरी वीडियोस सुनते हैं और मेरे साथ पढ़ाई करते हैं। तो इसके बाद कोई भी बुक बेटा उठा लेना, कोई भी 10 ईयर उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।